ये कहानी है पुखराज नगर की, जहाँ पुष्पा देवी की दो बहुएं रहा करती थी। बड़ी बहू रीमा और छोटी बहू माया थी। बड़ी बहू बहुत ही सीधी सादी थी, तो वहीं छोटी बहू बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार थी। पुष्पा देवी हमेशा अपनी बहुओं को परेशान किया करती थी, क्योंकि दोनों बहुएं दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी और बदसूरत थी, और दोनों देवरानी जेठानी में बहुत बना करती थी। दोनों बहनों की तरह रहा करती थी। ये देखकर पुष्पा को बहुत ज्यादा जलन होती थी। ऐसे ही एक दिन पुष्पा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अरे रीमा बहू, सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक घर में जोत नहीं जलाई क्या तूने? माँ जी, मैं तो हमेशा याद से समय पे जोत जला देती हूँ। अच्छा, तो खाना बनाने की तैयारी नहीं हुई क्या अभी तक? माँ जी आप चिंता मत करो, खाना बनने की तैयारी चल रही है रसोई में। अच्छा, तो उस कमरे की लाइट क्यों जली है? बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? माँ जी आपने ही तो कहा था कि कमरे की लाइट आपसे बिना पूछे कोई बंद नहीं करेगा, इसीलिए वो अभी तक ऑन है। इस कलमोही ने तो सारा काम कर रखा है। आखिर किस बात को लेकर इसे डांट लगाऊं? तभी पुष्पा के मन में एक साजिश आती है। वो अपनी कमर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे मेरे राम जी, कमर में दर्द होने लग गया। अरे बहू, जल्दी से मेरी कमर दबा दे, बहुत दर्द कर रही है। रीमा अपनी सासू माँ की कमर में मालिश करना शुरू कर देती है, जिस पर पुष्पा उसे सुनाते हुए उससे कहती है, अरे कल मुही काली कलूटी कहेगी, तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? ऐसे कमर दबाएगी? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। भगवान ने ना रंग दिया है ना अकल, ना ही शरीर में ताकत। कम से कम काम तो ढंग का कर लिया कर। माफ करना माँ जी, मैं जरा आपके कमरे से ना आयोडेक्स लेके आती हूँ। रीमा अंदर से दवाइयाँ लेकर आती है और अपनी सास के कमर में लगाने लगती है, लेकिन फिर भी पुष्पा उसे सुनाते हुए उससे कहती है, अरे रहने दे, तेरे बस की कुछ नहीं है। तभी वहाँ माया आती है और माया अपनी सास से कहती है, लाइए माँ जी, मैं लगा देती हूँ। अरे तू क्या कम है? तू भी तो इसी तरह है। तुम दोनों एक ही थाली की चट्टी बट्टी हो। मेरी किस्मत ही खराब थी जो मैंने तुम जैसी काली कलुटियों को अपने घर की बहू बना कर ले आई। ना सुंदरता दी भगवान ने, ना ही काम करने की ताकत। माँ जी, आप सारी बातों को छोड़कर हमारे रंग के लिए हमें ताने क्यों देती हो? आखिर ऐसा क्या किया है हमने जो आप आए दिन हमें सुनाती रहती हो? अगर हम काले हैं तो इसमें हमारा क्या दोष? तुम्हारा क्या दोष? ये बात ना तुम आईने में जाकर खुद से पूछ लो। माया और रीमा दोनों को पुष्पा की बात का बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन पुष्पा के घर पर शादी का इनविटेशन आता है, जिस पर पुष्पा माया और रीमा से कहती है, 2 दिन बाद मुझे शादी में जाना है। तुम दोनों घर अच्छे से संभाल लेना। मेरे पीठ पीछे कोई भी चालाकी करने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को, समझी? माँ जी, हमें भी शादी में ले चलो ना। जब से हम शादी करके इस घर में आए हैं ना, तब से हम कहीं भी घूमने के लिए नहीं गए। रोज रोज घर का खाना खाकर तो हम बोर हो गए। हमें भी शादी में जाना है और शादी का खाना खाना है। शादी में जाना है तुम दोनों को? अपनी शक्ल देखिए तुम दोनों ने, इतनी काली हो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी पूरे रिश्तेदारों में। पहले अपनी शक्ल देखो, उसके बाद मुझसे ऐसी चीजों के लिए बात किया करो। माँ जी प्लीज हमें भी लेके चलो ना। माया बिल्कुल सही कह रही है। जब से हमारी शादी हुई है तब से हम सिर्फ बाहर मार्केट से सब्जियां लेकर आते हैं और उन्हीं सब्जियों को बनाकर खा लेते हैं। माँ जी हमें भी शादी का खाना खाना है, बहुत समय हो चुका है। हम एक काम करेंगे ना, अपना चेहरा घूंघट से ढक लेंगे ताकि किसी को भी हमारा चेहरा दिखाई नहीं देगा। फिर आपकी बेइज्जती भी नहीं होगी कि आपकी बहुएं काली हैं। बस बस, तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगी ना तो मेरी खुद की बेइज्जती मुझे महसूस होगी। इसीलिए तुम दोनों कल्लो माई को तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगी। ऐसे ही 2 दिन बाद पुष्पा बड़े ही अच्छे से तैयार होकर शादी में जाती है। दोनों रीमा और माया उदास होकर पुष्पा को घर से जाते हुए देख रही होती है। पुष्पा के जाने के बाद रीमा और माया दोनों घर में अकेली हो जाती है। तभी माया रीमा से कहती है, अच्छा रीमा, मैं क्या कह रही थी, माँ जी तो घर में है नहीं और माँ जी तो लड़की की विदाई करवा कर ही घर वापस आएंगे, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। क्यों ना हम दोनों रात को सैर करने के लिए चले कहीं।
सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा डरपोक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए। जब तक माजी नहीं आती तब तक हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लेते हैं। दोनों तैयार होकर रात को घर से बाहर निकल जाती है। जाते जाते दोनों रास्ता भटक जाती है और एक जंगल में पहुंच जाती है। रीमा और माया दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि अब वो दोनों घर कैसे जाए। तभी माया के पैर के नीचे उसे कुछ चमचमाती हुई चीज नजर आती है। माया उसे उठाती है। वो एक आईना था। माया उस आईने में जब खुद को देखती है तो माया बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरी नजर आ रही थी। यह देखकर माया हैरान हो जाती है कि आखिर रीमा और माया के अलावा तीसरा है कौन। तभी रीमा भी खुद को उस आईने में देखती है तो रीमा भी बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी नजर आ रही थी। यह देखकर रीमा भी हैरान हो जाती है। तब उस जादुई आईने से आवाज आती है, घबराओ नहीं, मैं एक जादुई आईना हूँ और मैं ना बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलती हूँ, इसीलिए इसे भगवान का तोहफा समझकर रख लो और मैं जादुई आईना हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी सास तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है और अब देखना तुम्हारी सास कैसे तुम्हारे आगे पीछे लट्टू बनी फिरती है। जादुई आईना की मदद से रीमा और माया दोनों की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। दोनों अपने घर वापस आ जाती हैं उस जादुई आईने के साथ। ऐसे ही जब पुष्पा रीमा और माया को देखती है तो उनकी सुंदरता और रंग रूप देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या हो गया तुम दोनों को? अचानक से इतनी ज्यादा सुंदर और गोरी कैसे हो गई तुम दोनों? ओ बुढ़िया, हम ना अब बहुत सुंदर हो चुके हैं और हम तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हम दोनों को घर का कोई काम नहीं करना अब और ना ही हम करेंगे, क्योंकि हम बहुत सुंदर हैं और सुंदर लोग काम नहीं करते। माया बिल्कुल सही कह रही है। अब हम दोनों बहुत ज्यादा सुंदर हो चुके हैं और हमारी सुंदरता में कोई दाग न लगे, इसलिए हम घर का कोई काम नहीं करेंगे। अब आप घर का सारा काम अकेले ही करोगे। और हाँ, अगर आपसे घर का काम नहीं होता ना तो आप एक नौकर रख लो। अगर आप नौकर नहीं रखना चाहती तो हमसे किसी भी काम की कोई उम्मीद मत रखना। रीमा और माया दोनों इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही देखते देखते समय निकल जाता है। अब रीमा और माया दोनों के व्यवहार में काफी बदलाव आ जाता है। वो दोनों 24 घंटे खुद को संवारने और निखारने में लगी रहती है। ये सब देखकर पुष्पा को बहुत बुरा लगता है। बेचारी पुष्पा अकेले ही घर का सारा काम करने लगती है। तब जाकर पुष्पा को यह एहसास होता है कि उसकी बहू पहले ही ठीक थी। हे प्रभु, जरूर आपका कोई ना कोई करिश्मा है मुझे सबक सिखाने के लिए। भगवान जी, मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे मेरी बहू जैसी पहले थी वैसे ही पसंद है। पुष्पा अपनी बहुओं के पास जाती है और उन दोनों से माफी मांगती है, जिसके बाद माया और रीमा दोनों अपनी सास से कहती है, माँ जी, हम अभी भी वैसे ही हैं, बस फर्क इतना हुआ है कि हमारा रंग रूप थोड़ा सा ज्यादा सुंदर हो गया है, लेकिन हमारा मन अभी भी वैसा ही है। बस आपको सबक सिखाने के लिए हम दोनों ने खुद के व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव लेकर आए। असल मायने में इंसान रंग से नहीं बल्कि मन से सुंदर होता है, और जिसका मन सुंदर होता है उसका रंग भले ही थोड़ा काला भी हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता माँ जी। इस तरह से माया और रीमा अपनी सास को काले और गोरे रंग का पाठ पढ़ा देती है। तो वहीं पुष्पा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो तीनों सास बहू मिलकर आपस में एक साथ हंसी खुशी आगे बढ़ती हैं। निर्मला के छोटे से घर में निर्मला के साथ उसकी 5 बहू दिव्या, काव्या, माया, कोमल और प्रिया रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन निर्मला अपनी 4 बहू के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी दिया अचानक से बोलती है, काव्या, तू ना बिल्कुल सही बोल रही है। हम 5 बहुओं में से सबसे ज्यादा टाइम है कि माया ही लगाती है। ना जाने बाथरूम के अंदर करती क्या है ये। मुझे तो डर लगता है कहीं ये बाथरूम में जाके सो तो नहीं जाती। दिया दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे भी कभी कभी यही लगता है, तभी तो सबसे ज्यादा टाइम माया को ही लगता है।
वही तो, लेकिन उस पागल लड़की को कौन समझाए कि सबसे ज्यादा टाइम वही लगाती है और उसकी वजह से ना हम सबका टाइम कितना वेस्ट होता है। एक तो उनको सबसे ज्यादा टाइम भी लगाना है और सबसे पहले बाथरूम में भी उसी को जाना होता है। ये सब माया की काया है दीदी, और माया की काया कोई नहीं जान सकता। दिया और काव्या माया का मजाक बना ही रही होती है कि तभी अचानक से माया वहाँ आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। आप दोनों मुझसे बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ही बुराइयां करती रहोगी। आप दोनों के पास कोई और काम तो है नहीं, इसीलिए आप दोनों पूरा दिन सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए मेरी ही बुराई करती रहती हो। अरे भले हमें क्या पड़ी है तेरी बुराई करने की, हम तो वही बोल रहे हैं जो सच है। अगर यकीन नहीं आता तो कोमल और प्रिया से भी पूछ सकती है। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है दीदी। और रही बाथरूम जाने की बात, तो घर में सबसे पहले बाथरूम मैं इसीलिए जाती हूँ क्योंकि घर में सबसे पहले मैं ही उठती हूँ, और जो सबसे पहले उठता है बाथरूम में भी तो वही सबसे पहले जाएगा ना। निर्मला के घर में 5 बहू और एक बाथरूम था। बस यही वजह थी कि हमेशा उसकी 5 बहुओं में बाथरूम को लेकर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। 5 लाइन से तो बाथरूम जाती ही थी, पर उससे पहले लड़ाई भी क्या करती थी। आज भी कुछ यही हो रहा था। तीनों बहू की आवाज सुनकर अब निर्मला अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी बहुओं से बोलती है, अरे बहू, तुम तीनों फिर से लड़ाई करने लगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बाथरूम के लिए। माँ जी, घर में सिर्फ एक बाथरूम है, इसी बात की तो लड़ाई होती है। अच्छा ठीक है, अब आगे और कुछ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम पांचों क्या बोलना चाहती हो। मैं तुम पांचों से बस यही कहना चाहती हूँ कि जो सुबह सुबह की लड़ाई है ना, उसे खत्म कर दिया करो तो ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और जाकर घर का थोड़ा काम कर लो, वहाँ भी ध्यान दे दो थोड़ा। इतना बोलकर निर्मला फिर से अपने कमरे में चली जाती है। पूरा दिन इसी तरह से बीत जाता है और अगली सुबह दिया घर में सबसे पहले उठती है। अरे अभी तो सिर्फ 5 बज रहे हैं, इसका मतलब आज घर में सबसे पहले मैं उठी हूँ। घर में तो रूल है कि जो सबसे पहले उठेगा वो सबसे पहले बाथरूम में जाएगा, और आज मैं उठी हूँ, मैं जाती हूँ बाथरूम में और उस माया की बच्ची को बताऊंगी कि वो कैसे 1 घंटे तक बाथरूम में रहती है। जैसे वो रहती थी आज मैं भी ऐसे ही रहूंगी। इतना बोलकर खुशी खुशी दिया बाथरूम में चली जाती है। दिया के जाते ही माया की आंखें खुलती है और वो दिया को बाथरूम में जाता देख बाथरूम के बाहर खड़ी होकर खुद से कहने लगती है, ओह शिट, आज मुझसे पहले दीदी कैसे उठ गई? आज वो पहले बाथरूम में चली गई, पता नहीं अब कितना टाइम लगाएगी बाथरूम में। इतना बोलकर माया बाथरूम के बाहर खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद बाकी की तीनों बहू भी उठकर लाइन में खड़ी होने लगती है और 5 से 5:30 बज जाते हैं, पर अब तक दिया बाथरूम से बाहर नहीं आती। जिसके बाद माया बाथरूम का दरवाजा पीटते हुए दिया से कहती है, अरे दीदी, आपको बाथरूम इतना पसंद आ गया कि बाथरूम से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। दीदी वैसे तो तुम माया को कहती थी कि वो 2 घंटे तो बाथरूम में रहती है, और आज तुम खुद आधे घंटे से बाथरूम में हो। भूल गई क्या लाइन में तुम्हारी 4 देवरानियां और खड़ी हैं? दिया दीदी थोड़ा जल्दी निकलो, आप जानते हो ना कि मैं सुबह सबसे पहले उठकर पूजा करती हूँ और जब तक मैं नहीं नहाऊंगी तो भला मैं भगवान की आराधना कैसे कर पाऊंगी। दीदी मुझ पर भी दया करो, आप जानती हो ना कि मुझे सुबह का नाश्ता बनाना होता है और माँ जी तो मुझे बिना नहाए किचन में जाने ही नहीं देंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आज का नाश्ता लेट हो जाए। इस तरह से चारों बहू अपनी बारी का आने का इंतजार करने लगती हैं। कुछ देर बाद दिया के बाहर निकलते ही माया तुरंत बाथरूम में घुस जाती है और माया के बाहर निकलते ही काव्या। इस तरह से आज कोमल और प्रिया का नंबर सबसे आखिरी में आता है, जिस वजह से कोमल अपनी सुबह की पूजा और प्रिया समय पर नाश्ता नहीं बना पाती, जिस पर निर्मला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कोमल बहू, प्रिया बहू, मैंने तुम दोनों को इस घर में सिर्फ एक काम दिया था, लेकिन तुम दोनों से वो काम भी ठीक से नहीं हुआ। आखिर करती क्या हो तुम दोनों? माँ जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी 5 बहू और एक बाथरूम है। भला कैसे चलेगा? अरे बस बहू, मेरे सामने बहानेबाजी तो बिल्कुल मत करो। तुम सिर्फ 5 बहू और एक बाथरूम है। हमारे समय में 10 बहू हुआ करती थी और एक भी बाथरूम नहीं होता था, फिर भी हम 10 की 10 बहुएं अपने काम को समय पे कर लिया करती थी। इस तरह से निर्मला अपनी 5 बहुओं को खरी खोटी सुनाकर चली जाती है।
ये बात निर्मला के पांचों ही बहुओं को बहुत बुरी लगती है, जिसके बाद पांचों बहू इकट्ठी होकर अपनी सास को सबक सिखाने की सोचती है। मुझे माफ कर देना कोमल प्रिया, मेरी वजह से आज तुम सबको डांट खानी पड़ी। मैंने जानबूझ के बाथरूम में ज्यादा समय लिया सिर्फ और सिर्फ माया को सबक सिखाने के लिए, पर मुझे क्या पता था कि असली सबक हमें माँ जी को सिखाना पड़ेगा। दिया दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब समय आ गया है, हम पांचों को एक हाथ नहीं बल्कि मुट्ठी बनना होगा। कल हम पांच बहू अपना पूरा समय लेंगे बाथरूम में और माँ जी को बाथरूम के बाहर खड़ा करेंगे। जब माँ जी एक दिन बाथरूम के बाहर खड़ी रहेंगी और भूखी रहेंगी ना, तब उन्हें पता चलेगा। निर्मला की एक आदत थी, वह सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धोकर खाना खाती थी, पर क्योंकि अब पांचों बहुओं ने फैसला ले लिया था कि वे लाइन के बीच में अपनी सास को बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करने देंगी, इसलिए अगली सुबह निर्मला सुबह उठते ही है तो उसकी कोई भी बहू उसे बाथरूम में जाने की परमिशन नहीं देती और खुद अपना पूरा समय लेती है, जिस वजह से निर्मला सबसे लास्ट में बाथरूम जाती है और खाना लेट खाने की वजह से उसके एक दिन की दवाई भी लेट हो जाती है। तुम 5 बहुओं की वजह से आज मेरी दवाई रह गई। मैं समय पर अपनी दवाई नहीं खा पाई। तुम पांचों तो यही चाहती हो कि तुम्हारी सास मर जाए, तभी तो तुम पांचों में से किसी ने भी मुझे बाथरूम में नहीं जाने दिया और तुम पांचों की वजह से आज सबसे आखिरी में मुझे बाथरूम जाना पड़ा। अरे माँ जी शुभ शुभ बोलिए, भला हम क्यों चाहेंगे कि हमारी इकलौती सास मर जाए। माँ जी, हमने तो ये सब कुछ इसीलिए किया ताकि आपको समझ में आ सके कि हम 5 बहू और एक बाथरूम, भला हम पांचों कैसे एडजस्ट करेंगे। शायद माँ जी अब आपको समझ आ गया होगा कि हम 5 बहुएं अक्सर अपने कामों को समय पर क्यों नहीं कर पाती थी। माँ जी, अब आपको इस घर का रूल बदलना होगा, या तो फिर इस घर में एक और बाथरूम की जगह आपको 5 बाथरूम बनवाने होंगे, नहीं तो जैसा आज हुआ ना वैसा ही हमेशा होता रहेगा। अब निर्मला अपनी 5 बहुओं की तकलीफ और उनकी बातों को समझ जाती है, जिसके बाद निर्मला तुरंत घर में 3 और नए बाथरूम बनवाती है। अब घर में 5 बहुओं पर 4 बाथरूम थे, जिस वजह से पांचों ही बहू एडजस्ट कर लेती हैं और फिर कभी भी निर्मला को किसी भी तरह की कोई लड़ाई देखने को नहीं मिलती और ना ही शिकायत। एक समय की बात है, मीनू नाम की एक औरत रात को कुएं से पानी भरकर अपने घर की ओर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनकर मीनू बोलती है, ये डरावनी आवाज कैसी? बहुत रात हो चुकी है, मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए, यहाँ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। इतना बोलकर मीनू फिर से चलने लगती है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, मीनू अकेले कहाँ जा रही हो? अपना नाम सुनकर मीनू बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बिना इधर उधर देखे जल्दी जल्दी चलने लगती है। तभी वो देखती है कि किसी के लंबे बाल उसकी ओर आ रहे हैं। इससे पहले मीनू कुछ कर पाती, वो लंबे बाल मीनू के पूरे शरीर में लिपट जाते हैं। मीनू खुद को बालों से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर वो खुद को बाहर नहीं निकाल पाती। कुछ देर बाद चुड़ैल मीनू के सामने आती है। मीनू चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है और वो चुड़ैल मीनू के सारे बाल ले लेती है और उसे गंजा करके जमीन पर पटक देती है। मीनू बेहोश हो जाती है और अगली सुबह जब उसको होश आता है तो वो खुद को गंजा पाती है। मीनू बहुत रोती है और गांव के सभी लोगों को जमा करके बोलती है, अरे गांव वालों, अपने गांव पर किसी लंबे बाल वाली चुड़ैल का साया है। मैंने कल रात को खुद अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा था। बहुत लंबे बाल थे उसके, अपने बालों से उसने मुझे जकड़ लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर मैं उसके चुंगल से खुद को नहीं छुड़ा पाई और बेहोश हो गई। और जब सुबह मुझे होश आया तो मैंने खुद को गंजा पाया। अब पता नहीं वो लंबे बाल वाली चुड़ैल मेरे बालों का क्या करेगी। अरे मीनू बहन, ये तुम क्या कह रही हो? अपने गांव पर किसी चुड़ैल का साया है? अगर मीनू बहन की ये बात सच हुई तो अपने गांव में तो हम सभी औरतों के बाल लंबे हैं। ऐसे तो वो चुड़ैल हम सबको गंजा कर देगी। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब उस चुड़ैल के बाल इतने खुद के लंबे हैं तो वो हम लोगों के बाल क्यों काट रही है? मीनू बहन, कहीं तुम हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रही? अरे तुम गांव वालों को मजाक करने के चक्कर में मैं अपने बालों की कुर्बानी थोड़ी ना दूंगी।
सभी को मीनू की बात पर विश्वास हो जाता है और कुछ समय बाद रात हो जाती है। रात होने के बाद गीता नाम की एक औरत अपने घर में खाना बना रही होती है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई जोर जोर से उसके घर के दरवाजे को पीटता है, जिसके बाद गीता बोलती है, अरे कौन है भाई, दरवाजा तोड़कर ही मानोगे क्या? 2 मिनट सब्र नहीं कर सकते क्या? तभी उसे बाहर से एक डरावनी आवाज आती है, नहीं हो रहा सब्र। अब अगर तूने दरवाजा जल्दी से नहीं खोला तो मैं तुझे दरवाजा खोलने लायक नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर गीता अपने सारे काम को छोड़कर कंबल के अंदर घुस जाती है और भगवान का नाम लेने लगती है। तभी जोर से हवा चलती है और गीता का घर हिलने लगता है। देखते ही देखते कुछ ही देर में गीता के घर की छत उड़ जाती है। चुड़ैल अपने बालों के जरिए गीता को उठाकर घर से बाहर निकाल लेती है और उससे बोलती है, तुझे क्या लगा तू दरवाजा नहीं खोलेगी तो तू बच जाएगी? मेरे लंबे बालों से आज तक कोई नहीं बच पाया है। मैं जिस गांव में जाती हूँ वहाँ की सभी औरतों को गंजा कर देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बालों की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। मुझे जिंदा रहने के लिए तुम्हारे बाल चाहिए। हाँ, तुम्हें मेरे बाल चाहिए ना? तुम मेरे सारे बाल रख लो, पर मुझे छोड़ दो और जो तुमने मेरे घर का नुकसान किया है उसकी भरपाई भी कर दो, क्योंकि मेरे पास घर की छत बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। तू मुझसे भरपाई करने का बोल रही है? तेरी इतनी हिम्मत? अब तू देख, मैं तेरी बेटी के भी बाल काट दूंगी। हा 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 हा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने लंबे बालों से उसकी बेटी को भी घर से बाहर निकालती है। उन दोनों माँ बेटी के सिर से बाल लेकर चली जाती है। दोनों की दोनों माँ बेटी गंजी हो जाती हैं। अगले दिन गीता सारी बात गांव वालों को बताती है, जिसके बाद गांव वाले एक बाबा के पास जाते हैं और लंबे बाल वाली चुड़ैल के बारे में बाबा को सारी बात बताते हैं। उस लंबे बाल वाली चुड़ैल की सारी शक्तियां उसके लंबे बालों में है। अगर कुछ दिनों तक उसे किसी भी इंसान के सर का बाल ना मिले तो उसके बाल कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि उसके बालों को खाने में औरतों के बाल चाहिए होते हैं। यदि 2 दिन तक इस गांव की सभी औरतों ने अपने बालों को सुरक्षित कर लिया तो उस चुड़ैल के बाल कमजोर हो जाएंगे, जिसके बाद उस चुड़ैल को मार पाना हम लोगों के लिए आसान होगा। पर बाबा, उस लंबे बाल वाली चुड़ैल के बालों में इतनी शक्ति है कि वो कहीं से भी अपने बालों के जरिए औरतों को खींच लेती है और उन्हें गंजा कर देती है। इसकी चिंता तुम मत करो बच्चे। ये लो, ये भभूत गांव के हर औरत, हर लड़की और हर बच्चे को दे देना और उनसे कहना कि वो लोग 2 दिन अपने बालों को ना धोए और इस भभूत को लगाकर रखें। इस भभूत को लगाकर रखने से वो चुड़ैल औरतों को नहीं पकड़ेगी और ना ही उनके सर से बाल ले पाएगी। अब सभी गांव वाले बाबा की बात मान जाते हैं और उस भभूत को अपने सर में लगा लेते हैं। रात को चुड़ैल आती है। चुड़ैल अपने लंबे बाल करके कुछ घरों से औरतों को इकट्ठे बाहर निकाल लेती है और उनके सर से बाल लेने लगती है, परंतु वो किसी के भी सर से बाल ले नहीं पाती, जिसके बाद चुड़ैल के लंबे बाल बेजान हो जाते हैं, जिस वजह से वो औरतें खुद को चुड़ैल के बालों से छुड़ा लेती हैं। चुड़ैल एक बार फिर से कोशिश करती है, पर तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं। बाबा को देखकर चुड़ैल का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपने गांव के सभी जानवरों को अपने बालों से पकड़कर उनका गला दबा देती है। ये सब देखकर बाबा को भी बहुत गुस्सा आता है और वो चुड़ैल से बोलते हैं, बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी चुड़ैल, अब तुझे मरना होगा। अब तू किसी भी पशु की जान नहीं ले पाएगी और ना ही इस गांव की किसी भी औरत के बाल ले पाएगी। बाबा, तू हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपने लंबे बालों से बाबा को पकड़कर हवा में लटका देती है। बाबा जल्दी से अपने कमंडल से जल निकालते हैं और चुड़ैल के बालों पर छिड़क देते हैं, जिससे चुड़ैल के बालों में आग लग जाती है और उसके बाल जलकर राख हो जाते हैं। साथ ही चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो चुड़ैल भी अपनी बालों की तरह जलकर राख हो जाती है। बाबा उसकी राख को एक बोतल में कैद कर लेते हैं और मंदिर के आंगन में दफना
बना देते हैं, जिसके बाद अब सभी गांव वाले लंबे बालों वाली चुड़ैल के साए से मुक्त हो जाते हैं।